के का वैल्यू बताइए जी, इधर से तुम बताओ। रेट कांस्टेंट, हाँ मतलब ए नॉट माइनस ए फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल बट बिगर माइनस स्मॉलर बाई टी। टाइम के साथ ये क्या होता है, घटता है। ठीक है, बैठिए आगे बताइए। हाफ लाइफ टाइम तुम बताओ बगल में। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर ए नॉट बाई 2k। ए नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यस या नो? डिपेंड करता है, ठीक है, ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। देखिए ये वैल्यू इस पे निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। बैठो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज लिखिए। फर्स्ट ऑर्डर का बताया था जी? नहीं तो लिखिए। फर्स्ट ऑर्डर ही आपका मेन टॉपिक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड लॉ के लिए हम लोग निकालेंगे क्या क्या इसके लिए, रेट कांस्टेंट। आज निकालेंगे रेट कांस्टेंट जिसको आप के से डिनोट करना, और हाफ लाइफ टाइम भी निकालेंगे। हाफ लाइफ टाइम में पढ़े हुए। चलिए लिखते हैं, लिखिए। देखो सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लो। कोई भी रिएक्टेंट है ए, कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख सकते हो। बताओ क्या लिखोगे रेट, जल्दी से लिखिए आप लोग अपने कॉपी में। रेट लिखना सिखाया ना, तो लिखो, फिर सोच के रहो, लिखो और दिखाओ जल्दी से क्या आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड लॉ में आज सेकंड पढ़ रहे हैं। सेकंड केस कर लो। सेकंड केस कौन सा ऑर्डर के लिए जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ आओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करेंगे। देखिए तो क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू, बोलो, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर, कितना लिखोगे, ए टू द पावर 1 लिखोगे तो ये कितने ऑर्डर का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो लिख दीजिए ये। अब सुनिए, रेट को आपको पता है कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए जो है वो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज, तो माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इक्वल टू इधर क्या लिखो, के ए टू दी पावर ए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए के टर्म को इधर ले आओ तो 1 बाई ए आएगा डी ए, बोलो इसको इधर हम ला रहे हैं, और इक्वल टू डी टी को उधर ले जाओ, के डी टी। इसमें माइनस भी है, माइनस रहने दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? और आप जानते हो ये कौन सा मेथड है, इंटीग्रेटेड मेथड। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो चलो नेक्स्ट लाइन में लिख लो, 1 बाई ए कंसंट्रेशन डी एफ कमिंग के डी टी। आप दोनों साइड क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन। कांस्टेंट को तो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है। यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर इंटीग्रेशन डी टी का कीजिएगा तो क्या आएगा, टी। डी एक्स का करेंगे क्या आएगा, एक्स। और एक और जान लो आज, इंटीग्रेशन ऑफ, ये मैथ में आप पढ़ोगे लेकिन अभी जान लो बस, डी ए बाई 1 बाई ए यानी 1 बाई एक्स, एक्स के टर्म में लिख लो बेहतर रहेगा, है ना। तो 1 बाई एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको नेचुरल लॉग एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये अगर ये इंटीग्रेशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, 1 बाई एक्स डी एक्स नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, नेचुरल लॉग एक्स। एक्स की जगह क्या है ए, और माइनस में लिख दीजिए, और प्लस यहाँ क्या आएगा जी, के टी, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते हैं ना जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आई, यहाँ तक निकल गया।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ये लिखिए। और आई का वैल्यू निकालना सिखाया, जरा निकालो तो आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ सेम सीक्वेंस है, बस केवल चेंज क्या करना है देखिए, आप इस टाइम को जीरो कर दो, आई का वैल्यू अपने आप मिल जाएगा। तो टाइम को जीरो करने के लिए हम क्या लेंगे? टाइम, बताओ। टाइम t इक्वल टू जीरो। अब टाइम जीरो रहेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है बताइए? क्या मानते हैं हमेशा? इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू ए नॉट, यानी ए की जगह क्या पुट कर दोगे? ए नॉट। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में ये सब वैल्यू पुट करोगे तो माइनस एल एन ए नॉट, ए की जगह क्या आ जाएगा? ए नॉट इक्वल टू के, और टी की जगह क्या लिखोगे? टाइम जीरो है, जीरो, अब प्लस आई, ये टर्म जीरो हो गया। आई का वैल्यू क्या आया बताओ? माइनस एल एन ए नॉट। पिछले क्लास में भी ये तरीका सिखाया था, मतलब जीरो ऑर्डर में, कि जब भी आई का वैल्यू निकालना है टाइम को क्या मान लो? जीरो। अब आई का वैल्यू किस में पुट करोगे? इक्वेशन वन में। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में आई का वैल्यू पुट कीजिएगा, बताइए क्या आएगा? पुट कीजिए माइनस एल एन ए इक्वल टू, यहाँ पे है ना के टी, और आई का वैल्यू क्या है जी? माइनस एल एन ए नॉट। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत? आई की जगह बोलो, किसी को प्रॉब्लम है इससे? अब इसको इधर ले आओ, तो इधर ये आके एल एन क्या हो जाएगा? माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस, तो ये आके यहाँ पे प्लस हो गया, और माइनस एल एन ए है वो तो रहने ही दीजिए, और के टी। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं ना। अब बताओ, लॉग का पढ़े ना, लॉग ए माइनस बी क्या होता है? लॉग ए, अरे लॉग ए माइनस लॉग बी नहीं पता तुम लोग को? लॉग ए बाई बी, तब बोलता का नहीं, गूंगा सब है, यही तो कह रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ए माइनस बी है, तो क्या लिखोगे इसको बोलो? ए नॉट, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो भाई। ये क्या ये हम लिख सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या है? के ना, तो आइए के निकाल लेते। के इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए? टी को भी इधर भेज दीजिए, तो वन बाई टी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए। क्या ये लिखने में कोई परेशानी है तो बताइए? नहीं ना, सब तो वही लिखे जी, खाली टी को इधर भेज दिए तो टी डिवाइड में हो गया, बाकी ये नेचुरल लॉग ए नॉट बाई टी का जो के का वैल्यू आ गया। बोलो कोई दिक्कत? और नेचुरल लॉग को अगर लॉग में बदलिएगा, नेचुरल लॉग को लॉग में बदलते हैं तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर से, क्योंकि नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, लॉग में 10 होता है। तो खैर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए नेचुरल लॉग की जगह। तो नेचुरल लॉग की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 2.03 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या हो गया? फाइनल कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन आया, इसमें कोई दिक्कत? ये वो फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, किस ऑर्डर के लिए निकाले हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का ये जो फार्मूला आया है रेट कांस्टेंट, इस पे आपके एग्जाम्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछते हैं, इसको मार्क कीजिए। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपका 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछेगा? 5 नंबर का। तो यहाँ से प्रूफ करना शुरू कीजिएगा और यहाँ तक कीजिएगा। बहुत आसान तरीका है, सुन लो एक बार। ये रेट तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए खींच सकते हो, इसको इस तरह से अरेंज करो और फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करके ये आया, आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? टाइम को जीरो करके। टाइम को जीरो करेंगे, ये आ जाएगा। लॉग को, लॉग ए माइनस बी को अरेंज कर दीजिए, लॉग ए बाई बी, और ये फिर सब वैल्यू को अरेंज कीजिए। नेचुरल लॉग को किस में बदल लोगे? लॉग में। तो ये नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फाइनल फार्मूला आता है रेट कांस्टेंट फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आया बात समझ में? ठीक। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था ना, आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो क्या है? एक्सिस, क्योंकि ये बताया रहता है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे log a ले लेना और यहाँ पे x पे क्या ले लेना? t। y इक्वल टू mx प्लस c पे ग्राफ प्लॉट कीजिए, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट वहीं से होगा जो c का वैल्यू होगा। आप थोड़ा रीअरेंज कीजिए इस इक्वेशन को और बताइए कि ग्राफ कैसा जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। निकालिए। जिसका बन जाए मुझे कुछ मेरे ए सुनो, जब भी आपको स्लोप खींचना हो, मतलब ग्राफ प्लॉट करना हो, तो बहुत आसान है। आपको दो चीज़ पता होता है, क्या? एक तो बाई और एक एक्स। ये दोनों पता है कि नहीं पता है? अब आपको दो ही चीज़ तो पता करना, सी क्या होगा, एम क्या होगा। आइए इक्वेशन से थोड़ा हम लोग रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं? इसको रीअरेंज। अब बाई पता है ना क्या है, तो चलिए इसको अरेंज करते हैं। इसको अरेंज कीजिएगा, इधर टी को ले आए, किसी को दिक्कत नहीं ना, टी को इधर लाए, और ये नंबर को भी इसी इधर ले आए। नंबर ये जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? और बताइए log a बाई बी है, log a बाई बी को और क्या लिख सकते हो? log a माइनस log b। ऐसा क्यों लिखे अभी बताते हैं, ठीक है? बाई इक्वल टू mx प्लस c के टर्म में लाने के लिए। अब एक बात बताओ, बाई क्या है मेरा? अब log a दिख रहा है अच्छे से, ताकि आपको बाई दिखेगा। तो बाई को इस तरफ रखते हैं ना, तो इस तरफ ले आओ। तो इस तरफ ले आओगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। कोई दिक्कत? अच्छा, ये x कौन है? यही है ना, तो x कहाँ जाएगा? उस तरफ। तो उस तरफ ले जाइएगा तो क्या आएगा बताइए? माइनस के 2.303, ये माइनस में आएगा जी, इंटू क्या आ जाएगा? t। बोलो कोई दिक्कत? और क्या बच गया इधर? log a नॉट। बोलो कोई दिक्कत? अब आइए कंपेयर कीजिए, तो ये तुम्हारा बाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस। स्लोप क्या आ गया? m का वैल्यू मिला तुमको, और x प्लस c का वैल्यू मिला, c का वैल्यू दिखा, क्या है जी? log a नॉट। और स्लोप का वैल्यू क्या है? ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में कि m का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया। आइए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो बताइए c का वैल्यू क्या आया, बताइए जल्दी। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे log a नॉट है, तो यहाँ से कहीं शुरू होगा, क्योंकि प्लस ना है जी, तो प्लस हमेशा जीरो से ऊपर ना जाएगा बाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आ गया c का वैल्यू। ये क्या है तुम्हारा? log a नॉट, क्योंकि ये किसका वैल्यू है? किसी को कन्फ्यूजन हो तो ऐसा लिख लेना, c का वैल्यू है। किसका? c का। अच्छा, ग्राफ स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा जाएगा? डिक्रीजिंग। लेकिन हम पूछेंगे m का वैल्यू क्या है, तो माइनस के अपॉन 2.303, यही वैल्यू है ना। लेकिन चूंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए ग्राफ कैसा गया? डिक्रीजिंग। तो ये किस ऑर्डर का ग्राफ है? फर्स्ट ऑर्डर फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये ग्राफ है। बताओ ये ग्राफ में कोई दिक्कत? कितने लोगों का सही है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। 2 3 4, तुम लोगों का इधर सही है, आपका सही है, ठीक। प्लॉट कर लीजिए, चलिए। सुनिए, किस ऑर्डर के लिए निकालना है? लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब 5 मार्क्स के आएंगे तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम पढ़े हो ना, टी हाफ, ये पढ़े हो, इसकी वैल्यू निकालना। लेकिन एक बात बताओ, रेट कांस्टेंट हम जानते हैं ना, तो पहले लिख लो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सॉल्यूशन यहाँ से लिखना शुरू करो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, बताओ के का वैल्यू अभी भी निकाले थे ना, या ऐसे लिख सकते हो, वी नो दैट वैल्यू ऑफ के यानी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होगा? बोलता नहीं रे गूंगा सब, खाली आपस में बोलता है। 2.303 बाई टी। बोलो, मुंह का ताला खोलो।
तब याद होगा लॉग ए नॉट का पूरा नाम, हाँ, डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तुम लोग भूखे आया है क्या रे, खाओ कि नहीं आया? सब लड़कों से बोलता नहीं है, तुम लोग से ज़्यादा आवाज़ ही लुका रहा है, जनसंख्या में कम है जब आवाज़ बुलंद है। ए देखो ध्यान दो इधर, ये आ गया, ये फार्मूला जानते हो, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो आधा होने में कितना समय लगेगा। मतलब आधा होने का मतलब ए नॉट का 2 होने में, यानी 100 का 2 होने में कुछ समय लगेगा ना जी। मान लो आपके पास का कोयला है, कोल कार्बन का बना हुआ, और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, होगा ना? तो बताओ अगर 100 ग्राम कोल है, अगर ये रिएक्शन स्टार्ट कर दें तो कभी तो कोल 50 ग्राम पे आएगा, वही टाइम क्या कहलाएगा? जितने टाइम में ये हो जाएगा उसी को हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। और हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है। तो कैसे इंडिपेंडेंट होता है जरा डेरिवेशन से देखते हैं। आइए सबसे पहले बात कीजिए कि अगर टाइम 0 है, टाइम क्या है तुम्हारा 0, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जो हमने लिया रे, तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोलते हैं उस समय? बोलो बालक, ए नॉट कहीं तो पढ़ रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन अभी टाइम 0 पे। लेकिन टाइम के साथ मान लो आपने टाइम लिया, थोड़े टाइम के बाद कोई ऐसा टाइम लिए जब टी हाफ, जब इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो गया, आधा बचा। कोई ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं जी? ए से। तो ए आपका इसका हाफ हो जाए, इसका हाफ हो जाए, ये आधा होने में जितना समय लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम। तो उसी टाइम को क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यही तो पढ़े हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन है, पुट कीजिए। तो बताइए के तो वही रह जाएगा 2.303 वही रह जाएगा। टी की जगह क्या पुट करोगे? बोलो ही मत, है ना? टी की जगह क्या पुट करेंगे? हाफ लाइफ टाइम। और अगर हाफ लाइफ टाइम की बात की है तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगा, लेकिन फाइनल कितना होगा? जल्दी बोलो। ए के जगह क्या लिखोगे? A0/2। जब टी के जगह टी हाफ लिखेंगे तो ए के जगह क्या लिखेंगे? A0/2। वो आधा हो गया, तो A0/2 लिखने में कोई दिक्कत है तो अभी पूछिए। कोई रे उसको समझा रहा है, रे बालक यहाँ ध्यान दो, यहाँ बता रहे हैं तो वहाँ कुछ बोल रहा है। हाँ देखो A0/2। अब बताइए इन दोनों को क्या करेंगे? कट कर देंगे। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। और log 2 का वैल्यू पता है? कुछ नहीं पता है। टी हाफ और क्या बचेगा? log 2 का वैल्यू होता है 0.30। और भी नंबर होता है लेकिन आप यहीं तक लिखिए, है ना, 0.30। अब इसके जगह log 2 के जगह क्या पुट कर दोगे? आपको निकालना क्या था? टी हाफ ना जी। तो टी हाफ को इधर लेना लो, टी हाफ अपॉन 2.303/k। और log के जगह क्या पुट करोगे? 3.30, है ना? तो टी हाफ कितना आ जाएगा बताइए? टी हाफ आ जाएगा 0.693/k। ये वैल्यू आ जाएगा फाइनली टी हाफ लाइफ टाइम। किस ऑर्डर के लिए? बोलो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या इस फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो फार्मूला आया है मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो ज़रा ध्यान से, और इसी में आंसर छुपा हुआ है। टी हाफ अगर आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? 0.693/k। ये आया फार्मूला, ठीक। अब बताओ कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम ये आया, इसमें कोई दिक्कत? क्या ये हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? क्या इस फार्मूला में कहीं A0 है? इस पर डिपेंड करेगा? नहीं। तो क्या यही तो प्रूफ करना था, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो हाँ ये होता है क्योंकि इसके फार्मूला में कहीं भी A0 नहीं है। बोलो बात समझ में आ गया? चलो यही नोट यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए। अरे खाली ए के जगह A0/2। अब देखिए
यहाँ साफ साफ तो दिख रहा है, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन है इस फॉर्मूला में कहीं भी? नहीं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि इसमें कहीं भी ए नॉट नहीं है। तो क्या हाफ लाइफ टाइम, इसी को कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन? नो। वही तो लिखा है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और है तो आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करके आना, इसी के 5 मार्क्स मिलेंगे। आज थोड़ा सा नीचे लिख दो, लिखो 2 लाइन शब्दों में तो लिखोगे ना, तो लिखो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर, हाँ ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं करता है। तो हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट, इंडिपेंडेंट को डज नॉट डिपेंड भी लिख सकते हो, डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे नहीं डिपेंड करेगा जी? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? ए नॉट। लिख दीजिए ए नॉट, ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? क्योंकि इस फार्मूला में कहीं भी ए नॉट टर्म नहीं है। अब आइए दूसरे सवाल का जवाब, यहाँ देखिए दूसरे सवाल का भी जवाब यही होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट। क्या ये कभी भी कंप्लीट होगा? इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो ग्राफ पहले प्लॉट कीजिए, तो इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। क्या क्या लिखिएगा एक्सिस में? टी हाफ, ये क्या लिखोगे? टी हाफ, और इधर तुम लिख लो ए नॉट। चलिए ग्राफ प्लॉट कीजिए, ग्राफ कैसा जाएगा बनाइए, तो ग्राफ से आपको जवाब मिल जाएगा। ए ध्यान दो इधर, ये ग्राफ प्लॉट करने में क्या है तो बच्चा वाला जी देखिए, टी हाफ इक्वल टू ये वैल्यू दिया गया है, यही नहीं क्वेश्चन है। आप बोलोगे इसमें ए नॉट तो कहीं है ही नहीं, तो ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। अरे होगा, बाई इक्वल टू क्या है बताइए? यही ना बाई है जी, बाई इक्वल टू, ये टर्म पूरा कांस्टेंट टर्म है, के क्या है? कांस्टेंट। तो बाई इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ नहीं खींचना सिखाए थे? बाई इक्वल टू 2 लेना लो, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कहीं 2 से जाएगा, 2 से जाएगा और x के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। x का वैल्यू कुछ हो रहा है 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या इस पर निर्भर कर रहा है? नहीं। तो बताइए इसका यहाँ पे वैल्यू, ये तो आपको समझाने के लिए 2 बोला, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा ना, तो क्या होगा वैल्यू? 0.693 बाई के। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए 0 के ऊपर लिखे, नेगेटिव रहता बिलो लिखते। इसमें कोई दिक्कत? क्या ये वैल्यू इस पर निर्भर कर रही है ए नॉट पे? नहीं। तो यही आप बताओ, अगर इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कभी ये रिएक्शन कंप्लीट होगा? नहीं होगा ना। तो मिल गया जवाब सेकंड क्वेश्चन का। पूछा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीट, तो क्या लिखोगे आंसर? लिखो क्वेश्चन का आंसर। ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद आंसर लिख देना। यहाँ तक ग्राफ प्लॉट किए, अब आइए आंसर पार्ट पे। आंसर क्या लिखोगे? सेम क्वेश्चन को रिपीट करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड बिकॉज it does not depend on initial concentration, because it does not depend on, बिकॉज में क्या लिखोगे? अरे सेम बात लिख रहे हैं भाई, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं। बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे निर्भर नहीं करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता है। तो भाई आप 100 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम लीजिए, रिएक्शन चलता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा रिएक्शन सुने हो कहीं जो रिएक्शन आज तक समाप्त नहीं हुआ? सन से जो लाइट आ रहा है वहाँ पे जो एनर्जी हो रही है प्रोड्यूस, वो कभी कंप्लीट हो रहा है क्या? वो करोड़ों साल पुराना है, आगे भी चलेगा। तो कहिए बताइए, सोलर एनर्जी जो आपको मिल रहा है वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है हीलियम का, और वहाँ पे न्यूक्लियस का डिकम्पोजिशन होता है। खैर न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक शब्द में बोले तो न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट हुआ?
वहाँ आप ईंधन दे रहे हो क्या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए? कोई चीज़ हो रहा है नहीं, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन चल रहा है ना। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, ये भी पूछता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, लिखिए न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन। और बताइए और कौन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का? आई जितना ये रेडियो एक्टिव डिके, लिखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव डिके, ये सब किस ऑर्डर का है एग्जाम्पल? फर्स्ट ऑर्डर का। ये सब रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, हमेशा एनर्जी मिलता रहेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जानते हो यूरेनियम, छोटा सा यूरेनियम से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है? कारण क्या है कि इनसे हमेशा एनर्जी रेडिएट होता रहता है, इनसे कभी भी एनर्जी कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन हमेशा होता रहेगा। आ रहा है बात समझ में? तो रेडियो एक्टिव डिके और न्यूक्लियर रिएक्शन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूक्लियर, अभी न्यूक्लियर वार चल रहा है ना जी, कि भाई तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा। इसी बात के लिए ना अमेरिका और ये कौन लड़ रहा है जी? ईरान लड़ रहा है ना कि आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बनाने से सुपर पावर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसा बम है जहाँ पटक दीजिएगा, जैसे जापान पे कौन पटका था? अमेरिका, है ना, हिरोशिमा नागासाकी। आपने सुना होगा 1945 में ये वहाँ पे एक्सप्लोजन कराया गया था, किसका? ये न्यूक्लियर बम का। लेकिन पता है आज तक उसका इफेक्ट वहाँ है, उसके रेडिएशन का जो एनर्जी वहाँ निकली उसका इफेक्ट अभी तक है। क्यों? ख़त्म क्यों नहीं हुआ? और कोई बम होता तो ख़त्म हो जाता, लेकिन क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये हमेशा रिएक्शन चलता रहेगा, हमेशा एनर्जी इससे रेडिएशन मिलती रहेगी। आज भी वहाँ बच्चे बताए जाते हैं हैंडीकैप जन्म लेते हैं उस रेडिएशन के कारण। उस रेडिएशन के कारण कोई ब्लाइंड होता है, कोई हैंडीकैप होता है, असर डाल रहा है। मोबाइल का रेडिएशन हम पे असर डालता है कि नहीं? ज़्यादा कान में लगा के बात करो तो सर दर्द करता है, सेल्स मरते हैं। तो उसी तरह से वो रेडिएशन क्या कर रहा है? इंसानों पे असर डाल रहा है। तो वहाँ पे अभी भी इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। किसके कारण? ये रिएक्शन। इसीलिए इससे बचा जाता है, कहा जाता है कि न्यूक्लियर वार नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है ना, क्योंकि इसका एक बार अगर ये हो गया तो फिर इसका रेडिएशन का कोई असर अंत नहीं है। और जानते हो जिस समय पटका गया था, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल से, कि जिस समय ये बम पटका गया था वहाँ का टेम्परेचर हो गया था 80,000 डिग्री सेल्सियस। आदमी तो छोड़ो, मकान के मकान कैसे वेपराइज हो गए पता ही नहीं चला। इंसान तो छोड़ो, इंसान तो कितने लाखों गए पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान का गिनती थोड़ा करके वहाँ रखे थे। इंसान तो सीधा सबलाइम हो गया। सबलाइम मतलब समझ रहे हो? सीधा सॉलिड किसमें भेज चेंज हो गया, वेपर। 80,000 डिग्री सेल्सियस, तुम थोड़ा समझ रहे हो? वहाँ का टेम्परेचर इतना हो गया कि बिल्डिंग के बिल्डिंग उसका राख ऐस तक नहीं मिला। मतलब सीधे क्या हो गया? वो सबलाइम ये हो गया। तो इसीलिए ये युद्ध से बचा जाता है, और लोग अभी जो भी है डिप्लोमेटिक थोड़ा लड़ लेते हैं कि भाई आप मत बनाओ, इस तरह से नहीं करो। आ रहा है बात समझ में? तो उस रेडिएशन से कितना, सन पे कितना ज़्यादा रेडिएशन है, उससे एनर्जी यहाँ आ रही है, वो लगातार चल रहा है ना। तो सारे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है वो किस ऑर्डर के हैं? फर्स्ट ऑर्डर। अब समझ में आया कि ऐसे रिएक्शन हम कहाँ देखें जहाँ के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। यही आपके एग्जाम में पूछेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, देखिए अब एक एक करके सीखिए। रेट जब भी लिखना हो तो के लिखते हैं, रेट कांस्टेंट। A⁴ जो रहता है वही ऑर्डर होता है। अगर जीरो ऑर्डर का है तो जीरो लिख दीजिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो A⁴ क्या लिखिएगा? 1। बोलिए कोई दिक्कत? रेट कांस्टेंट का फार्मूला नहीं बताया जी, इसको याद करने का तरीका भी बताएं। आप क्या करो, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कर, अब बाई क्या? T, टाइम से डिवाइड करो। अच्छा, इसमें तो आज ही पढ़ा है, ये तो लिखना चाहिए था। 2.303/T log A0/A। बताओ कोई दिक्कत नहीं? अब आइए ग्राफ प्लॉट करना भी सिखाएं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना लीजिए। एक्सेस मैं बता देता हूँ, या बाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे? A। क्या रखेंगे? A। और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे? टाइम। क्या रखेंगे? टाइम। आइए इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। इसका क्या प्लॉट करिएगा? इसमें देखिए खाली A नहीं है, लॉग भी है, तो इसमें बाई की जगह क्या लिखेंगे? बोलो, लॉग A। इधर टाइम को टाइम ही रहने दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत?
ग्राफ दोनों का प्लॉट किया हो ना जी। शुरुआत कहाँ से होता है बोलो? अरे इसमें ए तो है, ये ए नॉट से होगा और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए नॉट से ये शुरू होगा, ये फार्मूला को ब्रैकेट में घेर दो। ए नॉट से शुरू होगा और स्लोप क्या होगा? माइनस के होगा। तो ग्राफ कैसा जाएगा? डिक्रीजिंग। ये स्लोप वगैरह निकालने आना चाहिए, एग्जाम में पूछता है एम का वैल्यू क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? कहाँ से ग्राफ शुरू होगा जल्दी बताओ। अरे बकलोलवा सब, इसमें जैसे लिखे वैसे ही ना लिखेंगे जी। खाली वो लॉग है ना, नया टर्म आया तो लॉग के साथ लिखो, तो लॉग ए नॉट लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत? आज अभी लिखे हैं 2-4 मिनट पहले, वही भी नहीं बता रहा है। लॉग ए नॉट लिखेंगे, स्लोप कैसा? नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग। एम का वैल्यू क्या होगा बोलिए? जैसे वहाँ माइनस के लिखे हैं यहाँ भी माइनस के लिखिएगा, कंपेयर करके याद कीजिए। इसमें कुछ नया टर्म मिल रहा है, यही ना मिल रहा है जी। इधर जाके क्या होगा? डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत सारा चीज़ तो आपको फार्मूला में दिख ही रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक तब ना। आ रहा है समझ में? तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, डायरेक्ट में निकाल सकते हो, बाकी आप इक्वेट कर लेना कभी ज़रूरत पड़े तो। तो ये तो हो गया किसका? रेट कांस्टेंट का बात। तीसरा हमने क्या निकाला जी बताइए? हाफ लाइफ टाइम निकाला था दोनों के लिए। चलिए जल्दी से निकालिए, क्या क्या फार्मूला था लिखिए खुद से, थोड़ा खुद भी दिमाग पे जोर डालो, पीछे चोरी मत करते रहो। हाँ जिसको भी याद है बोलो, हाफ लाइफ टाइम जल्दी बोलो, क्या था? ए नॉट बाई 2k। हाँ जी, इन्होंने गर्ल्स में बोला है, बॉयज में बताइए जी कोई। गुरु गोबड़े तुम ही लोग बताओ जी, लोग तो बताया होता है नहीं। हाँ बोलो। अरे 0 पॉइंट अभी ना पढ़ाए जी बाई के। ये आएगा हाफ लाइफ टाइम। तो बताइए इसमें हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यस या नो? हाँ करता है, तो लिखिए बात को नोट में, नोट करके लिखिए। इसीलिए इसके लिए तो नहीं पूछा। हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन, लिखते चलो, डिपेंड्स ऑन ए नॉट। ए नॉट का पूरा नाम इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है, तो लिखिए नोट करके। इट हाफ लाइफ टाइम does not depend on initial concentration, does not depend on initial concentration A नॉट। अब सुनिए, इसको मार्क कीजिए क्योंकि ये सब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, समझे? ये पूछेगा इस फार्मूला पे क्या आएगा बाबू? न्यूमेरिकल्स। इस फार्मूला पे क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स। और जीरो ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स आया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में नहीं आया। बात समझ में? तो जो जो न्यूमेरिकल्स आ रहा है वो बता दिए, ग्राफ वगैरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, स्लोप का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है? अच्छा अब आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट लिखिए, इसमें भी लिखिए। ए बताओ ये कितना हाफ साइकिल में कंप्लीट होता था? 2, क्योंकि जैसे आपको ध्यान नहीं है तो ऐसे लिख लो, 100 सा 50 हुआ, आधा हो गया। अब फिर 100 पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर 50 का 50 घटाइए, कितना आ जाएगा? 0 ग्राम। रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है? यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल कितने होंगे जी इसके? जीरो ऑर्डर के लिए कितने होंगे? 2 हाफ लाइफ साइकिल। लेकिन इसके लिए कितने हाफ लाइफ साइकिल होंगे बोलो तो? नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल बोलो जल्दी से, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहता है, अभी ने बताया जी, ये कभी कंप्लीट होता है क्या? नहीं। तो जो नहीं कंप्लीट होता है उस वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल कितना बोलेंगे जी? जो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते उसको अनडिटरमाइंड या इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टिक कीजिए, ये सब आएगा। आ रहा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बताइए, और बताइए यूनिट ऑफ के, शुरू में बताया था। आइए यूनिट ऑफ के बताइए क्या होगा? पहले बॉयज में बताओ जी, गूंगे लोग बोलो, आज नहीं बोलोगे, आप ही लोग बताओ फिर। हाँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बताया था यूनिट ऑफ के, वो फार्मूला भी बताया था, याद है फार्मूला? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n का वैल्यू 0 रखिए, n का वैल्यू 1 रखिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 पे पावर
कुछ भी वैल्यू पे पावर 1 और ये सेकेंड इनवर्स, तो इसका क्या आएगा यूनिट बताओ? यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत इसमें? अब आइए नेक्स्ट, इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, ये नीट में भी पूछा हुआ है, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये जितना क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इससे सब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा। 5 मार्क्स में इसका डेरिवेशन प्रूफ करने आएगा इसका, और ये भी 5 मार्क्स में आएगा कि क्यों इंडिपेंडेंट है, क्यों कंप्लीट नहीं होता है, दोनों बात पूछेगा। दोनों एक का मतलब एक ही होता है। अरे भाई इंडिपेंडेंट है तो उस पर कंप्लीट नहीं होगा। अरे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल एक बोलो जल्दी से, 2 एग्जाम्पल दिए थे। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा? 2HCl। ये हो गया 0 ऑर्डर का रिएक्शन। और एक और बताया था, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब टूटेगा, ठीक है, तो किस में टूटेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। बाकी बैलेंस कर लेना। ये दोनों किसका रिएक्शन है? 0 ऑर्डर का। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी एग्जाम्पल बताया था, बोलो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। रेडियो एक्टिव डिके, और बताओ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये सब कभी समाप्त हुए हैं आज तक? नहीं ना। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलो और कोई बताओ डिफरेंस, छूटा है तो आप लोग बताइए। न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने तो लिख दिया अपने तरफ से। चलिए यहाँ तक लिखिए, और जिनको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड हो सकता है बताइए। पहले सुन लो होमवर्क। कल सुनो, कल के क्लास में ये डिफरेंस आपका पहला क्वेश्चन है, जिसको आपको होमवर्क में लिख के लाना है। पहला क्वेश्चन क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और टोटल कितने डिफरेंस लिखोगे? 6 लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है, भले देख के लिखो लेकिन लिखो। और दूसरा क्वेश्चन क्या करके आओगे? डेरिवेशन, डिराइव फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डिराइव कर सकते हो ऑफ के। क्या डिराइव करना है? लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर डिराइव करना है रेट कांस्टेंट को। और थर्ड ये बताना है कि हाफ लाइफ टाइम क्यों नहीं डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। हाफ लाइफ टाइम किस पे नहीं निर्भर कर रहा है? नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये 3 क्वेश्चन सबके कॉपी में पीछे लिखे होने चाहिए, कॉपी में लिख के लाइएगा, ठीक है? मैं देखूंगा। तीनों क्वेश्चन समझ गया ना? आज ही लिखवाया तीनों आप बना के लाइएगा।